आपके पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप राइटिंग में आई, ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और बिटवीन द लाइंस मुझे एज अ राइटर ज़्यादा नाम पसंद इसलिए आया है कि म्यूज़िक में ऐसा कहते हैं कि जो दो स्वरों के बीच में जो मौन होता है ना, वो उजागर करने के लिए म्यूज़िक होता है। तो उसी तरह से दो लाइंस के बीच में जो है ना, वो पहुंचाने के लिए सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वर्ल्ड लेवल वी हैड अ ग्रेट लेवल ऑफ ट्रेजेडी और वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट इन 2001, 9/11 अटैक इन यूएस। और आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट शॉक फॉर द एंटायर वर्ल्ड। बट वो अटैक के बाद आपने एक नाटक लिखा, आखिर क्यों? जी, ये क्या था? तो एक बात जो 9/11 की बहुत पिक्यूलर है, शायद लोगों को उसके बारे में उस टाइम तो नहीं था, अंदाजा नहीं है। 9/11 शायद वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा टेररिस्ट अटैक था जिसमें उसके पहले जितने टेररिस्ट अटैक हुए उसमें जो टेररिस्ट थे वो या तो अनपढ़ थे या और बहुत गरीब फैमिली में से एंड डिस्टर्ब्ड फैमिली में से आते थे। 9/11 पहला ऐसा अटैक था जिसमें टेररिस्ट वर वेल एजुकेटेड, जिन्होंने ये फ्लाइट में गए और सम ऑफ देम वर इंजीनियर्स, तो ये वेल एजुकेटेड थे, दे वर अर्निंग वेल, दे वर सेटल्ड इन यूएस, दे हैड अ फैमिली। तो ये प्रश्न आया कि मेरे मन में भी आया कि क्या होगा कि एक बंदा क्यों ऐसे करने पर आएगा। आई मीन हु इज एजुकेटेड एंड स्टेइंग इन अ वेस्टर्न सोसाइटी। आपके काम की बात करें, एक आपका बहुत ही बढ़िया काम है डॉक्टर आनंदीबाई, लाइक कमेंट एंड शेयर। इसके बारे में बताइए, क्या है ये? इंडिया की सबसे पहली महिला डॉक्टर, अच्छा, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, जिसके बारे में वो महाराष्ट्रन थी इसलिए मराठी लोगों को पता है, बट अदरवाइज गुजरात में या दूसरी जगह पे भारत में उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सरदार वल्लभ भाई, उस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत सारा बोला गया है, मूवी बनी है, बहुत सारी सीरीज बनी है, बट आपने एक किताब लिखी सरदार द गेम चेंजर। जी, ये क्या अलग है इसमें? अगर हम देखें तो ये यूनिफिकेशन का। हाँ, तो मैंने सोचा मैं उसके ऊपर एक कोई बुक पढूं, एंड आई वाज शॉक्ड कि वीपी मेनन जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो लिखा है उसके अलावा ओनली ऑन दिस सब्जेक्ट कोई किताब नहीं। हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू बिटवीन द लाइंस। भारत देश में जब परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो उसे तरह तरह के संस्कार दिए जाते हैं। बड़ों की इज्जत करना, डिसिप्लिन रखना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसे परिवार की और जिम्मेदारी निभाना भी सिखाया जाता है। ये अच्छी बात है, संस्कार दिए जाने चाहिए और संस्कार देना अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक और बात जरूरी है, देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना। ये भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी बार ऐसे काम करते हैं, काफी ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हमें देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है, जैसे जर्नलिज्म एंड राइटिंग। आज हम ऐसी एक व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो जर्नलिस्ट भी थी और राइटर भी है और अपने काम द्वारा देश के प्रति जिम्मेदारी निभाती आ रही है। वो है गीता मानेक। गीता मानेक इज रिनाउंड जर्नलिस्ट, ऑथर एंड प्ले राइटर। अगर हम उनके कामों की बात करें जर्नलिज्म, तो उन्होंने काफी भारत के प्रचलित प्रिंट मीडिया में काम किया है, जैसे कि अभियान, फेमिना गुजराती, गुजरात समाचार, संदेश, मुंबई समाचार मैगजीन और ऋषि अमृत मैगजीन जैसे प्रिंट मीडिया में बतौर एडिटर उन्होंने काम किया हुआ है। बतौर राइटर उन्होंने काफी सारी बुक लिखी है। अगर कुछ बुक का नाम लूं, तमारा विना, चिल्ड्रन स्टोरी बुक, कोई गोरी कोई सावरी,
चार धाम यात्रा, माइंड मैनेजमेंट एंड राम राज्य, अलग अलग सब्जेक्ट में उन्होंने एक बुक लिखी हुई है। और बुक लिखते लिखते उन्होंने नाटक लिखना भी शुरू किया। अगर उनके कामों को सराहा गया है, उनमें से कुछ काम है सरदार द गेम चेंजर, मुंबई टाइम्स, बॉम्बे फ्लावर, डॉक्टर आनंदीबाई, लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर हम नाटक की बात करें, जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो उनका लिखा हुआ नाटक में रूपांतरित हुआ, जिसमें से एक है बॉम्बे फ्लावर, जो NCPA, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में काफी बार परफॉर्म किया गया है। डॉक्टर आनंदीबाई, लाइक कमेंट एंड शेयर, जो 4 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और 4 अलग अलग भाषाओं में वो परफॉर्म भी किया गया है। और नाटक है कागड़ो सपनाना सौदागर एंड आखिर क्यों। फिल्म और मीडिया की बात करें, गुजराती में एक बड़ी प्रचलित फिल्म बनी थी हल्की फुल्की। ये मूवी के डायलॉग उन्होंने लिखे थे और उनके ये डायलॉग लिखने के लिए उनको बेस्ट डायलॉग राइटर का गुजराती आइकनिक फिल्म अवार्ड भी मिला था। सरदार द गेम चेंजर, ये बुक उन्होंने जब लिखी तो ये बुक इतनी प्रचलित हुई कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध बैनर केसी बोकाडिया ने ये बुक के आधार पे एक टीवी सीरियल बनाई, सरदार द गेम चेंजर, जो दिल्ली दूरदर्शन पे प्रसारित हुई थी। उन्होंने काफी शॉर्ट फिल्म भी लिखी हुई है, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड एंड कान्हा गयो रे। उनके साहित्य में योगदान के लिए उन्हें हरिवंश राय बच्चन साहित्य रत्न पुरस्कार दिया गया है और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, जो महाराष्ट्र स्टेट हिंदी साहित्य एकेडमी ने दिया था। और भारत का एक प्रचलित इनिशिएटिव है साहित्य में इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल, जिसमें उन्हें बतौर गेस्ट आमंत्रित किया गया था दिल्ली में। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। ये कुछ उनकी झलकियां हैं और यही काम करते करते देश के प्रति उन्होंने काफी जिम्मेदारी निभाई है। तो आइए बात करते हैं उनके ये काम के बारे में और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। गीता जी, वार्म वेलकम टू बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स इज अ फ्रेज, ऐसा एक फ्रेज है जो नॉर्मली हम कहते हैं, बात करते हैं कि बिटवीन द लाइन मैसेज समझो ऐसा। और हम जब आपका काम देखते हैं तो आपका काम कुछ ऐसा है कि जिस तरह का आप काम कर रहे हो, शायद हमें उसमें से बहुत कुछ बिटवीन द लाइन्स मिलने के चांसेस से आज बात करते हैं। और आज स्पेशली आप मुंबई से पॉडकास्ट के लिए आई, उसके लिए धन्यवाद। और फिर से आपका स्वागत है बिटवीन द लाइन्स में। हम जब इंसान की जर्नी की बात करते हैं, शुरुआत होती है उनके प्रोफेशन से। ये प्रोफेशन में कैसे आते हैं, और एक जनरेशन हम देखते हैं तो लीगेसी प्रोफेशन में आती है, जैसे लॉयर है, मेडिकल है, CA है। परिवार में शायद पिताजी या उनके दादाजी लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो आगे लीगेसी में वही प्रोफेशन आता है जी। आपके पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप राइटिंग में आई, ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और बिटवीन द लाइन्स मुझे एज अ राइटर ज़्यादा नाम पसंद इसलिए आया है कि म्यूजिक में ऐसा कहते हैं कि जो 2 स्वरों के बीच में जो मौन होता है ना, वो उजागर करने के लिए म्यूजिक होता है। तो उसी तरह से 2 लाइन्स के बीच में जो है ना, वो पहुंचाने के लिए सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपने म्यूजिक और ये बिटवीन द लाइन की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। क्या बात। हाँ, अब आपके क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो मेरे फैमिली में ऐसे कोई तो गुजराती हूँ। मेरे जो दादाजी थे, वो तो उनकी एक दुकान थी, ग्रोसरी स्टोर, राशन की दुकान थी। जामनगर से वो 16 साल की उम्र में थाना में आके बसे, तब रेलवे की पटरियां बन रही थी, तो वहां पे वो अनाज वगैरह बेचते थे। मेरे पिताजी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फैमिली में ऐसे कोई था नहीं, पर मेरे पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक था। और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी वो जो इच्छा है वो मेरे अंदर फलित हुई। मैं कुछ 4th स्टैंडर्ड में थी, तब झवेरचंद मेघाणी की चारण कन्या कविता वो हमारे गुजराती के बुक में थी।
और तो मैंने घर पे आके, वो बच्चे करते हैं ना कि इतनी लंबी कविता है, ये है वो है, ऐसे सब मैंने कंप्लेंट्स की। तो पिताजी ने कुछ बोला नहीं, बहुत शांत स्वभाव के थे। मैंने उनको कभी जिंदगी में गुस्सा करते हुए, किसी के ऊपर भी गुस्सा करते नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे बिठाया, फिर मुझे वो पूरी कविता समझाई, उसके भाव, उसके पीछे की बिटवीन द लाइंस समझाया। और शायद वो पॉइंट था कि जहाँ से मुझे साहित्य में एक रुचि पैदा हुई। और फिर तो मैंने देखा कि मैथ्स में तो मैं आज भी बहुत बहुत ही बुरी हूँ। और एक 7th-8th स्टैंडर्ड तक आते आते मुझे समझ में आ गया कि मुझे यही करना है। जनरली उस जमाने में जब स्कूल में पूछते थे कि बड़े होके आपको क्या बनना है, तो लोग, मतलब अदर जो गर्ल्स थी वो डॉक्टर या ऐसे कुछ कहती थी, पर तभी भी मैं कहती थी कि मुझे तो राइटर बनना है। पता नहीं था राइटर क्या होता है, कैसे बनते हैं, बट हाँ, ये बनना है। तो ये जर्नी कुछ इस तरह से शुरू हुई। और अगेन मैं म्यूजिक की बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छे वो सितारिस्ट है जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा था कि बेसुर हो ना तो उसे हम सिखा सकते हैं, उसको सुर में ला सकते हैं, पर असुर को हम नहीं ला सकते। बात है, बहुत बढ़िया बात। असुर, नॉट द राक्षस वाला असुर नहीं, असुर। तो मुझे लगता है कि शायद वो इट वॉज इनबिल्ट इन मी। आई थिंक तो ये जो मैं लिगेसी बात कर रहा था, शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने वो लिगेसी कंटिन्यू की। जैसे आपने बोला कि पिताजी को पढ़ने में, लिखने में भी इंटरेस्ट था, साहित्य में इंटरेस्ट था, तो शायद वो लिगेसी में आया है। बट आपको राइटर बनना था, ये बराबर है, बट आपने शुरुआत की जर्नलिज्म से। तो जर्नलिज्म कैसे आया? जर्नलिज्म की मैं बात करूं, उसके पहले एक इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हुआ था। जैसे मैंने कहा कि मुझे कविता बहुत अच्छी लगती थी, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो एक 16-17 की उम्र में हर इंसान एक कवि होता है। तो ऐसा मैं भी थोड़ा बहुत लिख लिया करती थी। फिर जब मैं 11th या 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैं थाना में रहती हूँ, तो वहाँ पे महाराष्ट्रन कल्चर सब ज्यादा है, और वहाँ पे एक नया बड़ा ऑडिटोरियम हुआ था, तो मराठी नाटक होते थे वहाँ पे। और मेरे पिताजी मुझे देखने, हम लोग साथ में जाते थे, फिर घर आके डिस्कस करते थे। तो एक नाटक देख के, शायद वो अश्रूंची जाली फुलं वो नाटक था, वो देख के हम वापस आए तो डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जिस लेवल का काम मराठी रंगभूमि पे होता है वैसा हमारे यहाँ नहीं होता। वैसे तो हकीकत है कि बंगाली और मराठी रंगभूमि बहुत ये सही बात है, लेवल पे है। पर उस वक्त उन्होंने ये जो कहा ना, तो मुझे बात बहुत लग गई कि मेरी गुजराती के लिए ऐसा कैसे, ऐसी। तो मैंने उस दिन पूरी रात बैठकर एक नाटक लिख डाला। क्या बात है। हालांकि बहुत इमेच्योर था, पर एक वो पैशन, एक वो था कि अरे मेरी भाषा के लिए, मेरे साहित्य के लिए लोग ऐसा कहते हैं। तो मैंने ये लिखा। और फिर जर्नलिज्म की जो बात है, एक्चुअली ना आप अगर 30-35 इयर्स पीछे जाएंगे ना, तो ये बात आपको ज्यादा कन्विंसिंग लगेगी जो मैं कह रही हूँ, कि वो जो समय था, स्पेशली थाना में जो गुजराती परिवार थे, अभी आज जो चेंज आया है वो नहीं आया था। उस जमाने में, स्पेशली आई एम कमिंग फ्रॉम लोहाना कम्युनिटी, तो हमारी कम्युनिटी में या इवन मेरी स्कूल में जो ज्यादातर लड़कियां थी, तो यही था कि लड़कियों को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती थी जैसे उनको कल शादी करके नौकरानी बन के किसी के घर में जाना है। करियर
एंड दैट ऑल्सो फॉर विमेन बिग नो। वॉज मतलब वो था ही नहीं, कहीं आसपास भी नहीं था। बट समहाउ मेरे पिताजी की वजह से, और मैं जो इतना सब पढ़ती थी, उस वक्त मेरे ऊपर कुंदनी का कापड़िया का काफी आज भी है प्रभाव था। तो मुझे एक तो क्लियर था कि मुझे कुछ करना है, मुझे क्या करना है। ये कोई इतनी आज के बच्चों में जो क्लैरिटी है, आई एम अमेज्ड टू सी देम, बट मुझ में क्लैरिटी नहीं थी। मुझे कुछ करना है, मुझे घर में नहीं बैठना है, मैं टिपिकल वाइफ बन के नहीं रह सकती, वो मैं बहुत क्लियर थी। तो जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मैं कुछ काम ढूंढ रही थी ना। अभी ये जो मुझे लगता है कि डेस्टिनी प्लेज अ वेरी बिग रोल। हम लोग कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, बट थिंग्स फॉल इन प्लेस थिंग। तो मैं ऐसे, यू वोंट बिलीव, मैं ऐसे रास्ते में जा रही थी और मुझे एक एक्वेंटेंस बोल सकते हैं, काफी मेरे से, मतलब मेरे पिताजी की एज से थोड़े कम, काफी मेरे से उम्र में काफी बड़े, तो मुझे मिले और ऐसे उन्होंने पूछा कि क्या कर रही हो। मैंने कहा मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया और मैं कुछ काम ढूंढ रही हूँ। अब उनको पता था कि मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ वगैरह, तो मुझे उन्होंने कहा कि कांति भट्ट, शीला भट्ट ने अभियान मैगजीन शुरू किया है, तो उसमें काम करना है। करना है, पता नहीं था क्या करना है, करना है। दूसरे दिन वो मुझे कांति भाई के पास लेके गए, इंट्रोड्यूस किया। कांति भाई ने कहा कि मैं कुछ लेके गई थी, ऐसे उन्होंने देखा, ठीक है रिपोर्टिंग करोगी? हाँ करूंगी। अब मुझे पता नहीं था रिपोर्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, कुछ नहीं। आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज, कोई मेरा जर्नलिज्म का एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला हाँ करूंगी। ठीक है अभी से यू आर ऑन जॉब। अच्छा, उस जमाने में ये भी नहीं, या तो मतलब पूछा ही नहीं कि सैलरी क्या मिलेगी, ऑफ कब मिलेगा, छुट्टी कब मिलेगी, टाइमिंग क्या होगी, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा रिपोर्टर ज्वाइन कर लो, कर लिया। अब वो जो भाई मेरे साथ आए थे जिन्होंने मुझे, वो तो चले गए। फिर कांति भाई ने मुझे बोला कि कामाटीपुरा जाओ और हम एक आर्टिकल कर रहे हैं मुंबई के मारवाड़ियों पर, तो रिपोर्टिंग करके लाओ। अभी आई वॉज हार्डली 21 एट दैट टाइम। अभी कामाटीपुरा जाओ, कामाटीपुरा रेड लाइट एरिया, यू नो, और वहां जाके मारवाड़ियों की इंफॉर्मेशन लेके आओ। बट मुझ में शायद पहले से वो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक ब्रेवरी कहो या जो भी एडवेंचरस है, वो स्ट्रिक भी है मेरे में। तो मैं गई फोटोग्राफर जो था उसके साथ, फिर उससे मैंने थोड़ी जानकारी ले ली कि हाउ डू दे वर्क, क्या है। और मैं वहां जाके कुछ मारवाड़ियों को मिली, तब मुझे पता चला कि ये जो सेक्स वर्कर्स है, वो जो अपने पैसे हैं वो इन मारवाड़ी जो वहां पे छोटी छोटी दुकानें होती है, जिनका बेसिकली ये ब्याज पे ऊपर पैसे देने का काम होता है, उनके पास वो अपने पैसे रखती है। तो वो सब मैंने इंफॉर्मेशन जमा की, एंड दैट्स हाउ माय जर्नलिज्म स्टार्टेड। वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं एक बात बोलूंगा कि आपने बोला कि आपको कामाटीपुरा जाने का बोला, या तो आपने आपको आके बोला कि अभियान में काम करोगी। मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ, इंटेंट। अगर इंटेंट है तो कुछ भी और कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकते हो। आई थिंक वो इंटेंट शायद मुझे दिखा आपके जर्नलिज्म के काम शुरू करने में। अब जर्नलिज्म की बात करते हैं तो यू मे हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ वियर्ड इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, बिकॉज जर्नलिज्म में तो कोई लिमिट नहीं होती, कुछ भी कवर करने कहीं पे भी जाना पड़ता है। तो क्या आपकी जर्नलिज्म की पूरी जर्नी में आपको कोई ऐसा कोई एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आ रहा है जो आपने कवर किया, और मे बी इट इज अ लाइफ टाइम मेमोरी फॉर यू? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जहाँ पे एक बार तो मेरी लाइफ वाज ऑन स्टेक, ऐसा भी हुआ है। और मतलब आप मुझे
कहिए कि मैं कौन सा वाला इंसिडेंट आपको बताऊं कि जहाँ पे एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे जर्नलिज्म में इतने साल कर पाई ना, उसका एक रीजन ये भी है कि इनजस्टिस जहाँ भी मैं देखती हूँ ना, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। Okay. और इनजस्टिस के सामने मैं फाइट ना करूँ ना, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नहीं, इसलिए जर्नलिज्म में मुझे काफी ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, एक्सपीरियंसेस हुए। पर जब 92 ब्लास्ट हुए मुंबई में, शुक्रवार था उस दिन, मैं घर पे बैठी थी क्योंकि शुक्रवार को हमारा मैगजीन थर्सडे को क्लोज हो जाता है, तो फ्राइडे सैटरडे थोड़ा आराम वाले दिन होते, और उस टाइम तो मोबाइल वगैरह थे नहीं। तो मुझे कुछ 2-2:30 बजे लैंडलाइन पे मेरे एडिटर का फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया है मुंबई में, निकलो आप जल्दी। अदर रिपोर्टर्स अलग जगह शेयर बाजार गए हैं, तो आप वर्ली में जाओ, वहां पे जो ब्लास्ट हुआ है वो कवर करो, ये वो। तो मैं तुरंत निकली, फिर मैं वर्ली गई। फिर मुझे वहां पता चला कि उस वक्त के जो कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर है, वो सी रॉक में भी ब्लास्ट हुआ था, वो वहां आ रहे हैं और वहां पे शायद वो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सो मैं वहां से बांद्रा में गई, सी रॉक में, वहां पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सब हुई। शाम के 6:30-7 बजे थे, तो अदरवाइज तो 7 बजे मुंबई इज लाइक, लेकिन उस दिन पूरा सन्नाटा था, हर जगह पे सब सन्नाटा था। रोड्स वेर टोटली डेजर्टेड, मतलब रात को 2 बजे भी नहीं होते हैं मुंबई में, ऐसे डेजर्टेड थे। तो मैं वहां से निकली। अब थोड़ा इतने एक्सपीरियंस की वजह से कुछ चीजें हम लोगों को हम खुद ही सीख जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे मेरे एक परिचित रिपोर्टर थे, वो भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ आती हूँ। अब वो मोटर बाइक पे थे, वो लोग दो लोग थे। तो उन्होंने कहा आप ना ऑटो ले लो, वी विल फॉलो यू। तो मैंने एक कांस्टेबल वहाँ था, उसको बोला कि आप मुझे ऑटो करके दो, तो एक ऑटो वालों के ऊपर भी थोड़ा वो प्रेशर रहेगा। मैं उस ऑटो में बैठी और बाय द टाइम मैं ऑटो लिंकिंग रोड पे पहुंची, अचानक से एक गाड़ी आके स्पीड में आके रिक्शा के सामने खड़ी हो गई। एंड बिफोर आई कैन रियलाइज, इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, उन्होंने रिवॉल्वर निकाली। एंड देयर वर सम 4 or 5 यंगस्टर्स, बट फॉर्चुनेटली फॉर मी रिक्शा वाला वॉज वेरी नाइस, तो उसने एक फटाक से साइड से निकाली और उसी वक्त पीछे से पुलिस की वैन आई। सो दोज पीपल ran away. Otherwise anything could have happened. फिर मैंने I was the first person to write दाऊद के मुंबई में जितनी प्रॉपर्टी है उस वक्त थी, उसका पूरा लिस्ट गुजरात समाचार में, मैं तब काम करती थी, मुंबई के गुजरात, उसमें मैंने पूरा वो छापा था। क्या बात। तो वैसे ही एक, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि अभी वो वापस वो सब कंट्रोवर्सीज, पर वहां के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, उनके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जिसकी वजह से मुझे अंडरग्राउंड जाना पड़ा था। और उस महाराष्ट्रन पॉलिटिशियन ने इन ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था, एट दैट टाइम उनकी गवर्नमेंट थी, की आम्ही सत्यावर नसतो तर या पत्रकाराला चिरून काढलं असतं. माय गॉड. मीन्स इफ वी वेर नॉट इन पावर, हम लोग ने इस पत्रकार को काट के रख दिया होता. पब्लिकली उन्होंने बोला था. तो ऐसे बहुत सारे बट क्या कोई फॉर अ मोमेंट डर आता है कि ये काम अब नहीं करना है, या नहीं आया कभी ऐसा क्या डर? बात है. आपने टेररिस्ट अटैक की बात करी, तो वी हैड अ वर्ल्ड लेवल, वी हैड अ
great level of tragedy or a very tragic incident in 2001, 9/11 attack in US. जी Or I think that was the biggest shock for the entire world. But वो अटैक के बाद आपने एक नाटक लिखा, आखिर क्यों? जी ये क्या था? एक्चुअली मैं मेरी ये जो जर्नलिज्म टू राइटर की जो स्विच ओवर हुआ, तो मुझे पहले से क्रिएटिव राइटिंग करनी थी, पर जर्नलिज्म में क्या था कि एक आपको फिक्स इनकम आती है और उस वक्त उस इनकम की ज़रूरत थी, तो मैंने वो अप टू 2000 मैंने वो किया। ओके एंड देन बाद में मेरे हस्बैंड इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका भी मुझे बहुत मतलब ये मैंने जितने एडवेंचर्स किए उसमें हर टाइम ही स्टूड बाय मी, ही सपोर्टेड मी मेरे लिए। तो फिर उसका ही वो प्रैक्टिस एज अ काउंसिल कर रहा था, तो उसका भी सब सेट होने लगा। तो देन इन 2000 आई डिसाइडेड कि अभी मुझे जर्नलिज्म नहीं करना है, अभी मुझे क्रिएटिव राइटिंग ही करना है। तो उस दौरान एक नाटक था जिसका रिहर्सल वगैरह चल रहा था, पर वो मजा नहीं आ रहा था कुछ। और 2001 में ये 9/11 हुआ, वी ऑल वेर शॉक्ड, एक इम्पैक्ट हम सब पे आया। मैं उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में ये सब मीडिया में पढ़ती थी। तो एक बात जो 9/11 की बहुत पिक्यूलर है, शायद लोगों को उसके बारे में उस टाइम तो नहीं था, अंदाजा नहीं है। 9/11 शायद वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा टेररिस्ट अटैक था जिसमें उसके पहले जितने टेररिस्ट अटैक हुए उसमें जो टेररिस्ट थे वो या तो अनपढ़ थे या और बहुत गरीब फैमिली में से एंड डिस्टर्ब्ड फैमिली में से आते थे। 9/11 पहला ऐसा अटैक था जिसमें टेररिस्ट वेर वेल एजुकेटेड, जिन्होंने ये फ्लाइट में गए और सम ऑफ देम वर इंजीनियर्स, तो वेल एजुकेटेड थे, दे वर अर्निंग वेल, दे वर सेटल्ड इन US, दे हैड अ फैमिली। तो ये प्रश्न आया कि मेरे मन में भी आया कि क्या होगा कि एक बंदा क्यों ऐसे करने पर आएगा। आई मीन who is educated and staying in a western society. फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा पढ़ा, रिसर्च किया, ये वो, एंड देन मैंने ये आखिर क्यों प्ले लिखा। ये एक आई थिंक राइटर ही कमाल कर सकता है, क्योंकि राइटर बाय पर्सनालिटी दे ऑलवेज हैव अ क्यूरियोसिटी एंड अ क्वेश्चन, एंड आउट ऑफ दैट समथिंग हैज ऑलवेज कम आउट। जर्नलिज्म की बात करते हैं, नाउ आई थिंक यू लेफ्ट जर्नलिज्म इन 2000 एंड नाउ टुडे वी आर इन 2026। आई थिंक जर्नलिज्म ड्रास्टिकली चेंज हो गया है जी। दो बातें जाननी है, आज के जर्नलिज्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, और दूसरा, इफ गिवन अ चांस और गिवन अ पावर टू यू, एक क्या बदलाव आप देखना या लाना चाहोगी जर्नलिज्म में? जर्नलिज्म की आज की जो स्टेट है ना, उसके लिए मैं जर्नलिस्ट से ज़्यादा जिनके पब्लिकेशंस है या जिनकी चैनल्स है या दोस्त हु आर सी प्री इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस टाइम में जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, मोस्ट ऑफ देम, तो उनका एक जर्नलिज्म उनके लिए बिजनेस नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो उसमें से कमाते नहीं थे, बट a newspaper or a magazine was never a product to be sold. True. अभी वो प्रोडक्ट हो गया है। तो जब तक उसमें पैशन नहीं है या उसमें एक समाज को, देश के लिए एक भावना नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है।
एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग ए, बी और सी. और ये अगेन जो बात हम जब करप्शन की बात करते हैं, तो जो बात इसके लिए मतलब पुलिस डिपार्टमेंट या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में सही है कि करप्शन है ये वो, तो वहां पे जो लोग हैं वो कहाँ से आए? हमारी सोसाइटी से ही आए. सही है. राइट. तो जर्नलिस्ट कोई एलियन उसके ऊपर से तो नहीं आया है, वो हमारे में से ही है. तो एज अ सोसाइटी वी हैव बिकम मोर मटीरियलिस्टिक. हम सबका फोकस पैसा, सक्सेस, यही है. तो व्हाई ब्लेम ओनली जर्नलिज्म? तो क्या एक बदलाव आप लाना चाहोगी? तो पूरा सोसाइटी में बदलाव होना पड़ेगा ना. ये लाना पड़ेगा. मैंने शुरुआत में बोला कि परिवार में जब बच्चों को संस्कार मिलता है, उसमें परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने का एक सीख मिलती है. बट एक सीख बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, देश के प्रति जिम्मेदारी. और वही बात शायद आप कर रही हो, बिकॉज जर्नलिज्म इज वन ऑफ द प्रोफेशन विच इज वेरी मच लिंक टू द कंट्री. एंड शायद आप सही बोल रहे हो कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है देश के प्रति कि जर्नलिज्म को जो हम सपोर्ट करें, वो उसमें भी हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं. आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं एंड वर्ल्ड लेवल पे, बट अगर मैं भारत की बात करूं तो थिएटर यानी हम नाटक की बात करते हैं, तो एक उसका प्लेटफॉर्म ये क्रिएट हुआ था कि समाज में जागृति लाए, कुछ मैसेज दे. तो एक राइटर के पर्सपेक्टिव से मुझे जानना है कि हमारे थिएटर और हमारा जो ये प्लेटफॉर्म, थिएटर का प्लेटफॉर्म है, हाउ मच इट इज रीच टुडे, और सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहा है ये? अगेन मैं वही बात पे आती हूँ कि हम नाटक हो, जर्नलिज्म हो, साहित्य हो, वो कोई अलग अलग क्षेत्र नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. और जैसे सोसाइटी चेंज हुई है, उस तरह से वहां पर भी चेंज आए. आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट करने वाले पहले भी कम थे, पर आज तो और भी कम हो गए. बिकॉज अगर आप आर्ट को पैसा कमाने का माध्यम देखते हो, तो आप आर्टिस्ट नहीं हो. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आर्ट में से पैसे मत कमाओ. अच्छा पैसा मिलना चाहिए एक्चुअली तो आर्टिस्ट को, जर्नलिस्ट को, सबको. पर एज एन आर्टिस्ट मेरा फोकस वो नहीं हो सकता. तो और क्या है ना कि हमारी एटलीस्ट भारतीय परंपरा में आप देखें तो पुराने जमाने में आर्टिस्ट थे या जो भी विद्वान लोग थे, ब्राह्मण नॉट एज अ कास्ट, एज एन एजुकेटेड और लर्नेड पर्सन, तो उसे ना राजा या दरबार जो है वो संभालती थी. तो उसे ये चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी कि मेरा घर कैसे चलेगा. अब ये काम सरकार, क्योंकि अब सरकार राजा है, तो इन लोगों को जो आर्टिस्ट है उनको अगर आप एक एश्योरेंस उसको मिलता है कि नहीं मेरा घर चलेगा, मेरा फैमिली चलेगा, तो शायद वो लोग भी ज्यादा अच्छा काम. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज लाइक दैट, पर ये हो पाएगा. बट अगर हम एंटरटेनमेंट के माध्यम देखिए, फिल्म है, और अभी इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स वी हैव गॉट द OTT एंड वेब सीरीज. शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि नाटक और थिएटर अभी भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसने शायद हमारी वो जड़ संस्कृति को पकड़ के रखा है. शायद बिकॉज वहाँ पे अभी भी हम जाते हैं तो सही में हम एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, कुछ समझ के आते हैं, rather than watching something which we should not watch. So एक आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि थिएटर अभी भी शायद they are in trend with our culture. That's what I feel.
देखो, ह्यूमन इंटरेक्शन का ना कोई विकल्प नहीं है, और नाटक जो है ना वो लाइव है। आप चाहे कितना यूट्यूब देख लो, आप चाहे कितनी फिल्में देख लो, नाटक देखने का जो आपको एक्सपीरियंस है वो आपको नहीं मिले, और वो जो आप पर इम्पैक्ट कर सकता है वो शायद ये दूसरे माध्यम नहीं कर पाएंगे। सही बात है। आपके काम की बात करें, एक आपका बहुत ही बढ़िया काम है डॉक्टर आनंदीबाई, लाइक कमेंट एंड शेयर। इसके बारे में बताइए, क्या है ये? इंडिया की सबसे पहली महिला डॉक्टर, अच्छा, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, जिसके बारे में वो महाराष्ट्रन थी इसलिए मराठी लोगों को पता है, बट अदरवाइज गुजरात में या दूसरी जगह पे भारत में उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके बारे में जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हम लोग जो कह रहे हैं ना कि ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाई, इसलिए मैं ये नहीं कर पाई, मेरे घर में मेरे पति ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे फैमिली ने सपोर्ट नहीं करा, ये सारी जो कंप्लेंट्स हम सभी करते हैं, मेल फीमेल्स। आज से 150 साल पहले एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण लड़की डॉक्टर बनने का सोचे, जब स्कूल्स भी नहीं थी, गर्ल्स के लिए स्कूल्स भी नहीं थी, और इतने सारे उनके जीवन में चैलेंजेस आए हैं। उनकी जिससे शादी हुई वो उनसे डबल द एज थे, और हालांकि उस जमाने में ये कोई अचरज की बात नहीं थी, पर लोग ऐसा कहते हैं, इवन महाराष्ट्रंस में ऐसी एक, क्योंकि एक बात, गलत बात अगर आप दोहराते रहो तो वो सच हो जाती है। तो एक ये कहा मिथ क्रिएट हुआ है कि शी बिकेम अ डॉक्टर बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। I would say she became a doctor in spite of her husband. वाओ, क्या बात है, वेरी नाइस। उनके पति ना उनको उस जमाने में सुधारवादी अपने आप को दिखाने का शौक था, पर उन्होंने इसको मतलब मारते थे, हर तरह का उसके ऊपर टॉर्चर किया है। वो पूरा मैंने नाटक में विस्तार से बताया है। और वो खुद उसे पढ़ने का शौक हुआ पर उतना नहीं था, पर यह हुआ कि when she was 12 और 13 years old एक बेटे को उन्होंने जन्म दिया, और वो 8 ही दिन में मर गया। और उस वक्त उसने डिसाइड किया कि जो पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, क्योंकि उस वक्त लेडी डॉक्टर्स तो थे ही नहीं, मेल डॉक्टर्स के पास या तो फैमिली जाने नहीं देती थी या खुद वो डर के मारे, शर्म के मारे जाती नहीं थी, और महिलाएं जिस पीड़ा से, जिस दर्द से गुजरती थी वो उसने आसपास देखा, खुद सहा। तो उस दिन उसने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अब ये डिसाइड कर देना अलग बात है, पर उसके लिए फिर उन्होंने जो काम किया, इंग्लिश सीखा, क्योंकि पता है कि डॉक्टर बनने के लिए तो यूएस ही जाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई स्कूल नहीं थी सिखाने के लिए। तो उसे कितनी लैंग्वेजेस आती थी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, कन्नड़, ये सारी कच्ची, ये सारी लैंग्वेजेस उसे आती थी। और वो अकेली ऑल अलोन वो यूएस गई, वहां जा, वो पूरी उसकी जर्नी इज वेरी इंटरेस्टिंग। वहां गई, यहाँ से उसके हस्बैंड का अच्छा, उसके पास से बहुत सारे वादे लिए गए थे कि
यू विल नॉट ईट नॉन वेज, ये आप 9 वारी साड़ी ही पहनोगे, ये करोगे, लॉट ऑफ वो सब, उन सब पैसे नहीं थे। शी गॉट द स्कॉलरशिप, पर रहने खाने के पैसे, पीछे से उसके हस्बैंड पहुंच गए यूएस, तो 2 लोगों के रहने खाने का, और इन सब में उसने पढ़ाई की। शी बिकेम अ डॉक्टर। अमेजिंग। बट बाय दैट टाइम उनको टीबी हो गया था, बिकॉज नरिशमेंट नहीं था उस कोल्ड क्लाइमेट में, उन बाकी सब चीजें उसके पास नहीं थी, हस्बैंड का टॉर्चर था, मेंटल एगनी सब में, एंड एट द एज ऑफ 22 शी डाइड। शी कुड नॉट प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर, बट शी पेव्ड अ वे कि महिला डॉक्टर नहीं बन सकती। इस पत्थर को उसने हटा के एक महामार्ग बना दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके बहुत सारे अच्छे काम है, और दूसरा एक ऐसा काम और है, ये नाटक 4 लैंग्वेजेस में हुआ। अच्छा, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में परफॉर्म हुआ, एंड वेरी फ्यू प्लेज, मराठी में से गुजराती में प्ले बने हो ऐसे बहुत सारे हैं, पर गुजराती में से मराठी में प्ले गया हो, क्या बात है, बहुत कम प्ले है उसमें से। आई थिंक मैं भी ऐसा कह सकता हूँ कि शायद अगर हम राइटिंग की बात करें, आई कैन से यू आर आनंदीबाई ऑफ राइटर, बिकॉज ये शायद ट्रेंड शायद आपने शुरू किया होगा, बिकॉज ये आप बात बहुत सही है कि गुजराती में जो लिखते हैं वो गुजराती में ही रहता है, बट ये मराठी में नाटक बनना बहुत बड़ी बात है। सरदार वल्लभ भाई, उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत सारा बोला गया है, मूवी बनी है, बहुत सारी सीरीज बनी है, बट आपने एक किताब लिखी सरदार द गेम चेंजर जी, ये क्या अलग है इसमें? इसकी जर्नी भी वैसे तो शुरू हुई नाटक लिखने का एक थॉट आया, मनोज जोशी जो बहुत अच्छे हमारे एक्टर है, मेरे अच्छे दोस्त है, चाणक्य, तो उसने मुझे एक दिन कहा कि मुझे ना ये चाणक्य के लेवल का कोई कैरेक्टर अभी करूंगा तो वो लेवल का ही मुझे कैरेक्टर करना है, तो मैं सरदार के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया आइडिया है, बोला तू लिख ना, मेरा सरदार पे कोई अभ्यास नहीं है, मैंने ऐसे कोई, मैंने बोला तू करना, उतना उसने मुझे बोला, तो मैंने भी थोड़ा बुक्स वगैरह देखना शुरू किया कि चलो देखते हैं, और तब मुझे पढ़ते पढ़ते लगा, बायोग्राफीज तो उनकी बहुत है, तो मुझे लगा कि इनका जो सभी काम उन्होंने बहुत बड़े किए हैं, पर अगर हम देखें तो ये यूनिफिकेशन का, हाँ, तो मैंने सोचा मैं उसके ऊपर एक कोई बुक पढूं, एंड आई वाज शॉक्ड कि वीपी मेनन जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो लिखा है, उसके अलावा ओनली ऑन दिस सब्जेक्ट कोई किताब नहीं। हिंदी मैं 4 लैंग्वेज जानती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, चारों में से एक में भी मुझे ये विषय पर मतलब डेडिकेटेड, अगर मुझे जानना है यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो देयर इज नो बुक। So, आप जो बोले शायद उन्होंने जो आई थिंक 560 स्टेट्स को एक साथ मिलाया, उसकी बात शायद कर रहे हो आप, यूनिफिकेशन। जी, यूनिफिकेशन मतलब ये कितना बड़ा काम है ना, वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। सही बात है। I'll just tell you कि आप ना 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और भारत का मैप आपकी नजर के सामने लाओ कि यहाँ पे साउथ में ओस्मानिस्तान है, यहाँ पे यूनियन ऑफ काठियावाड़ नाम का एक देश है, बीच में भोपाल है जो या तो पाकिस्तान में गया है या अपना है, कश्मीर का तो हम सब जानते ही हैं, जोधपुर है जो पाकिस्तान में मिल गया है, और अभी आप इंडिया का वो नक्शा देखिए, मैप देखिए, आपकी नजरों के सामने लाइए, क्या होगा। एक बहुत ही हमने बहुत बार सुना है, इट्स अ गुड, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है कि हम कहते हैं कि सरदार नहीं होते,
तो हमें हैदराबाद जाने के लिए या जूनागढ़ जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था। पर बात उतनी नहीं है। बहुत सारे लोग, आप, मैं, बहुत सारे लोग यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाकर आए वीजा लेकर। पाकिस्तान गए कभी? कितने लोग गए पाकिस्तान? कोई नहीं गया। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान यहाँ हो जाते। क्या बात है। जहाँ वीजा लेकर भी हम नहीं जा पाते। तो रशियन एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है कि आप ना हिंदुस्तानी लोग बहुत गजब के हो कि 565 रियासतों को देश में विलीन किया, एक भी राजा को खत्म नहीं किया। हमारे ध्यान में यह बात आई ही नहीं है कभी तक। आप पूरा विश्व का इतिहास देख लीजिए, कहीं भी किसी देश ने दूसरे देश या एक राज्य ने दूसरे राज्य को हस्तगत किया है तो वहां के राजा को खत्म कर दिया। सही बात है। हमने एक भी राजा को खत्म नहीं किया। क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और मिनिमम वायलेंस, एक जो हैदराबाद में हुआ और थोड़ा बहुत जूनागढ़ में हुआ, हमने एक भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। एंड मैं तो जितनी बार ये बात पर सोचती हूँ ना कि इटाली में जब कुछ आई थिंक 40, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, पर वो यूनिफाई करने के लिए उनको 40 साल लगे और इन्होंने ये काम 1.5-2 साल में कर दिया। और उनके लिए अदर जर्मनी लोग या इटाली, तो वहां तो क्या है कि कल्चर तो एक ही था। यहाँ तो अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोच, अलग अलग राजा। एंड आपको ये ना, इसका जो ये कितना विराट कार्य है वो तभी समझ में आएगा कि जब देश आजाद होने वाला था तब only 52% India was British India, 48% was princely states. You just imagine अगर 10% भी अलग रहते तो आज क्या होता। और ब्रिटिशर्स का यही प्लान था। चर्चिल ने माउंटबेटन को कहा था कि डिवाइड दिस कंट्री इनटू हिंदुस्तान, पाकिस्तान एंड प्रिंसिस्तान। इस पूरे गेम को इन्होंने चेंज किया, इसलिए सरदार द गेम चेंज। क्या बात है, अमेजिंग। आई थिंक दिस इज समथिंग आई ओपनिंग टॉक यू हैव गिवन, बिकॉज आई एम श्योर ये मुझे भी नहीं पता था। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 1%, 2% लोगों को पता हो तो भी आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज समथिंग। क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों को, मतलब लर्नेड जो हिस्ट्री में काम करते हैं, उनको भी जब मैं पूछती हूँ तो हाँ, सरदार ने बहुत बड़ा काम किया, विलीन किया, पर क्या किया, कैसे किया, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया था। और इसके लिए ना मैं टोटली लोगों को ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बात को हम तक पहुंचने ही नहीं दिया है। सही बात। आप याद करो कि आपके स्कूल में या कॉलेज में सरदार पटेल के बारे में आपने क्या पढ़ा है? सिर्फ लोखंडी पुरुष से इतना बस। वो जो एक उन्होंने बगल में वो हुआ था और फोड़ा हुआ था, उसके अलावा 90% of the people will not be able to say even a word more about सरदार पटेल। अगर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो सरदार पटेल, रिस्पेक्टेड सरदार पटेल is the best, I think, source of learning and example of maybe conflict management, because शायद वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने वाली कैटेगरी के इंसान थे, बट उन्होंने जिस तरह से, जो हमने देखा है और सुना है, पढ़ा है, जिस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी को रिस्पेक्ट किया, शायद उनके और नेहरू जी के साथ कन्फ्लिक्ट था, बट उन्होंने जिस तरह देश को चलाने के लिए, गांधी जी के रिस्पेक्ट के लिए जिस तरह से उन्होंने उनको साथ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से सरदार पटेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग द क्राइसिस। दैट्स व्हाट आई फील रियली। उन्होंने मतलब
मैंने एक बारडोली में सरदार संगोष्ठी करके हर साल एक प्रोग्राम होता है, उसमें मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने विथ मतलब एग्जाम्पल्स एंड विथ ऑल द फैक्ट्स कि उन्होंने साम दाम दंड भेद कैसे और कहाँ यूज किया, ये यूनिफिकेशन में। सही बात। और वो सारी बातें ये किताब में है। तो मैं जब ये किताब की बात कर रही हूँ तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन्होंने जो काम किया है, जो 75 साल तक हम तक पहुंचने नहीं दिया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आई थिंक ये श्रेय आपको जाएगा एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर द प्ले सरदार द गेम चेंजर। इसके ऊपर पूरी दूरदर्शन पे 62 एपिसोड्स की सीरियल हुई है। वो दूरदर्शन का एक ऐप है, बहुत कम लोगों को मालूम है क्योंकि उसका जिस तरह से जानकारी दी जानी चाहिए ऐप है वेव्स नाम का, और वेव्स पे आपको पूरे 62 एपिसोड्स देखने मिल सकते हैं। ये क्योंकि आजकल ना लोग पढ़ते कम है, तो हमने सोचा कि चलो भाई पढ़ो नहीं देखो। सही बात है, इट्स गुड इन्फॉर्मेशन। गीता जी, सबके लाइफ में एक बदलाव आता है, एक ऐसा फेज आता है वहां पे एक बदलाव आता है जी, प्रोफेशनली, पर्सनली। 2003 is one of the year where you have also undergone some sort of transformation. Yes. And you got to know one spiritual guru, and the spirituality started or the entered in your life. What was that phase? 2003 दिसंबर में। उसके पहले मतलब जो मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि मेरे जीवन के 2 हिस्से हैं, बिफोर 2003 एंड आफ्टर 2003। और उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आज तक मेरे पास नहीं है। एक एक्सीडेंटली अब ऐसा कहते हैं कि आप ना गुरु को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि गुरु क्या होते हैं, तो आप कैसे ढूंढोगे? गुरु आपको ढूंढता है। तो शायद मेरे केस में भी ऐसा हुआ, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि आनंद मूर्ति गुरुमा वो मुंबई में आए थे, और तब तक की जो गीता थी, मतलब टोटली ऐसे जिप्सी टाइप लाइफस्टाइल थी मेरी। कभी भी सुबह उठना, रात को लेट सोना, जी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं, जैसे मन में आए करना, वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ऑल पॉसिबल ड्रॉबैक्स यू कैन थिंक ऑफ। आज भी बहुत सारे हैं, पर तब तो बहुत वो था। एंड मैं ओशो रजनीश को पढ़ती थी, लिटरेचर काफी पढ़ती थी, वो सब था। और मेरी मदर इनको सुनती थी, तो वो मुझे तो माँ को तो सब अच्छे लगते हैं, और आई एम नॉट, मैं ना तो मंदिर में जाती थी, ना कोई रिचुअल्स, कुछ भी नहीं। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने बोला कि अरे तू टीवी पे देख, और मैंने टीवी ऑन किया एंड समथिंग स्ट्रक मी। एंड देन नेक्स्ट डे उनका बांद्रा में तभी सत्संग चालू था, मैं पहुंची वहां पे। एंड आई डोंट नो, वो कहते हैं ना कि आप किसी खुशबू वाली जगह पे जाओ, इस रूम में समझो खुशबू है, तो कहीं ना कहीं वो लग ही जाएगी। तो ऐसा शायद हुआ कि शी इज दैट डिवाइन एनर्जी। तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं, बट yes, she entered my life and my life changed. Something changed within. And I'm still on trying to walk on the path which she is guiding me. और मुझे लगता है कि even
मेरा मेजर जो भी वर्क हुआ वो उसके बाद ही हुआ. तो समवेयर इट इज हर एनर्जी. तो मैंने 2 लाइन लिखी थी, गुजराती में है कि લખાવે છે કોઈ ત્યારે કલમ બની જાઉં છું. લખાવે जब लिखवाता है कोई तो कलम बन जाती हूँ. वैसे तो यूं ही धूल में पड़ी रहती हूँ. क्या बात है. तो आई फील के एक छोटी सी बात मैंने पढ़ी थी, किसी म्यूजिशियन ने, लेडी म्यूजिशियन ने ये बात कही थी कि जब आप मेरे घर आओ, मैं चाय बनाऊं, आपको दूं, मैंने चाय बनाई है. मैं कहती हूँ मैंने चाय बनाई है, पर क्या मैंने बनाई है? क्योंकि उसमें जो पत्ती आई वो आसाम के किसी खेत में बनी है. शुगर, किसी ने शुगर केन बनाया, उसमें से प्रोसेस करके चीनी आई, मेरे तक दूध आया. तो चाय मैंने नहीं बनाई है. देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी एनर्जीज. आई एम टेकिंग द क्रेडिट कि हाँ मैंने बनाई. Amazing thought. I think I feel that this thought is basically it touches the human being basically, because आप जो बोलते हो ना कि I think जगजीत सिंह का एक भजन है, कर्म सकल तव विलास लोक अहम केवल हास, ऐसा कुछ है. मतलब ये है कि ये काम मैंने किया, मेरे द्वारा ही हुआ, ये हंसी के पात्र है. So I think that is what the message you have given. I think beautiful message that there is a divine force which actually help us to drive the energy. Now looking at your experience and journey, journalism, writing, that to a very great level of reach plays, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मुझे नहीं लगता कि मैं मैसेज एज सच देने की कोई वो लेवल पे हूँ, बट मुझे तो जनरली ऐसा होता है कि अगली पीढ़ी जो होती है वो कहती है अरे ये तो ऐसा है, नेक्स्ट जनरेशन इज लाइक दिस, नई पीढ़ी ऐसी है. आई डोंट फील, एक्चुअली मुझे कभी कभी तो लगता है, जब मैं मेरी बेटी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उनमें ज्यादा क्लैरिटी है, वो ज्यादा फोकस्ड है. मेरे से कुछ चीजों में आज भी मुझे लगता है कि उसमें मैच्योरिटी ज्यादा है. इसकी वजह यह है कि उसकी एज में मुझे जो एक्सपोजर मिला था उससे बहुत ज्यादा एक्सपोजर उनको मिल रहा है. अब वही जो इंफॉर्मेशन है या जो नॉलेज है या जो एक्सपोजर है, उसका इस्तेमाल वो लोग कैसे करते हैं उस पर डिपेंडेंट है. तो आप अगर ये जेन जी या ये मिलेनियल्स जो भी जनरेशन से उनको देखेंगे तो एक मोटे तौर पे 2 हिस्से हैं. वन इज वेरी फोकस्ड, दे नो कि दे आर प्रिविलेज्ड एंड उनको पता है कि उसका कैसे यूज करना है उनकी लाइफ के लिए. एंड एक जो है कि वो बहक गए हैं, भटक गए. उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है. तो ये जनरेशन जो है वो अपने आप को ढूंढ रही है एंड दे आर वेरी मैच्योर. एक है जो शायद हमने ही उन्हें दिया है, हमारी सोसाइटी ने हमने ही दिया है, वो है मटेरियलिज्म. पर मुझे 100% पता है कि एक दिन वो ऊब जाएंगे उस मटेरियलिज्म से. वो जब वो पा लेंगे ना, तब उनको उसका खोखलापन समझ में आएगा और तब उनकी जर्नी शुरू होगी. सो दे आर काइंड ऑफ सिद्धार्थ. क्या बात है. तो मुझे तो ये है कि जितने वो मैच्योर है, जितने उनको पता है, तो देयर विल कम अ टाइम, एटलीस्ट इन दिस जो 2 पार्ट मैंने कहे, ये जो है कि उनको ये समझ आएगा और फिर वो लोग हमसे ज्यादा जल्दी इवॉल्व होंगे. जो हमें इवॉल्व होने में 30 साल 40 साल लग गए, वो शायद वो 5 साल में कर लेंगे. एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट.
वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक मैं हमेशा कहता हूँ जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेस्टिनेशन। आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग फॉर जनरेशन। गीता जी, आपने बहुत अच्छी बातें बोली। शायद आपका जो काम है वो काम ऐसा है कि अगर हम ये काम को शायद पढ़े और समझे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसा है। और हम जब, आपका नाम है गीता, गीता शब्द की बात करें तो दिमाग में एक ही शब्द आता है, भगवत गीता। मेरे पिताजी ने भगवत गीता को ध्यान में रख के मेरा नाम गीता रखा है। सो भगवत गीता का सार है, जीवन जीने का तरीका सिखाती है। सेल्फ कन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व युद्ध हमारा होता है, तो उसको रिजॉल्व करने का सिखाती है। जी। और उसमें कर्म योग, धर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग बताया गया है। जी। जब हम आपके काम के बारे में देखें, आपने डॉक्टर आनंदीबाई, सरदार पटेल, द गेम चेंजर, आपने जो काम किया है ये शायद धर्म और कर्म के बारे में समझाता है। और शायद आपने जितनी भी किताबें लिखी और जो लिख रही हो उसमें से बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। तो शायद ये एक ज्ञान योग भी आपके द्वारा दिया जाता है। एंड यू टॉक्ड अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी। सो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी भक्ति योग के बारे में भी समझाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गीता, ये भगवत गीता के साथ बहुत संलग्न है। और दूसरा, जब माणिक की बात करें, माणिक इज प्रीशियस स्टोन, रूबी, और वो सब बात की है, विच इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी। एंड जिस तरह का आपका काम है, आई एम श्योर इट हैज बीन गिविंग एंड गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी टू द पीपल। सो मुझे ऐसा लग रहा है गीता माणिक जो आपका नाम है वो शायद आपने जिया है और बहुत ही सार्थक बनाया है, वो मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे बहुत सारा क्रेडिट दे रहे हो, पर फिर से मैं कहती हूँ कि अगर एक चाय बनाने में इतना सारे लोग, इतनी सारी एनर्जीज सब वर्क करता है, तो मेरे काम में भी मैं अकेली नहीं हूँ। देयर आर सम फोर्सेस विच आर वर्किंग। और मुझे लगता है कि मतलब कभी कभी, सी आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कभी कभी मुझे भी ये निराशा आती है थोड़ी कि ये काम किया पर जितना लोगों तक पहुंचना चाहिए पहुंचा नहीं। ये सब, मैं कोई ये संत वंत नहीं हूँ, मुझे भी सारी चीज़ें अच्छी लगती है, पैसा मिले तो, पर ऑफ कोर्स दैट इज नॉट माय प्रायोरिटी। तो तभी एक ही बात मन में आती है, आपको शायद पता होगा बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। तो मैं अपनी तरह से जो मेरे से बन पड़ता है, वो जो बात बहुत बार कही जा चुकी है, पर फिर भी उतनी ही सच है कि जब राम भगवान बना रहे थे पुल, तो वो गिलहरी कर रही थी, तो मैं तो गिलहरी का काम करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी उसमें से भटक भी जाती हूँ, कभी निराशा भी आती है, कभी डिप्रेस भी हो जाती हूँ, कभी लगता है, पर फिर से कोई ना कोई ऐसी एक कॉन्सेप्ट, कोई चीज या सामने से कहीं कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिल जाता है, या कोई कहता है कि इस पर काम करो, तो लगता है कि नहीं, चलो अब आई एम मेंट टू डू दिस, तो करते चलो। पर जैसे आप जो डिवाइन फोर्स की बात करी, शायद हमको जो जानने को मिलता है उसमें यू आर ऑल्सो वन ऑफ दैट फोर्स विच एक्चुअली गिव्स अस लॉट ऑफ सच इंफॉर्मेशन, यू नो। सो मैं जो बोलता हूँ बिटवीन द लाइन इज ऑल अबाउट गेटिंग विजडम आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एंड वही शायद आप आपके काम के द्वारा लोगों तक पहुंचा रही हो। सो आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू यू, स्पेशली फॉर वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। आई थिंक it is giving a lot of information, knowledge and wisdom to people, and especially flying from Mumbai for this podcast and giving your time and a lot of wisdom to us. Thank you so much for that. Thank you so much. Thank you so much for inviting me, giving me this opportunity to talk about my work, about myself. Thank you so much. Very interesting interaction with Geeta Manek. गीता जी ने काफी अच्छी बातें बताई। अगर उनकी जर्नी के बारे में बात करें, तीन बातें जानने को मिलती है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, म्यूजिक की बात बताई कि दो सुर के बीच में जब गैप होता है, शायद साइलेंस होती है, तो ये साइलेंस भी कुछ बातें बताती है। दैट मीन्स whenever there is a silence, there are few words. साइलेंस कुछ कहना चाहती है। So whenever there is a silence, you can also hear and understand that silence. जब भाषा की बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने जब एक कविता पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आई, जो मेरी मातृभाषा गुजराती में थी,
तब मुझे लगा कि ये गलत बात है कि हमें अपनी भाषा नहीं आती. So the good point is we should have pride for our language. कितनी भी हम फॉरेन लैंग्वेज सीख ले, लेकिन खुद की मातृभाषा जानना, बोलना, लिखना जरूरी है. और तीसरी बात, जब स्पिरिचुअलिटी की बात हुई तो उन्होंने डिवाइन फोर्स की बात बोली. हमें हमेशा लगता है कि हम जो काम करते हैं वो हम कर रहे हैं, बट उन्होंने बोला कि हम जो भी काम कर रहे हो वो हम करते नहीं है. हम जो काम करते हैं उसके पीछे काफी सारे सोर्सेस होते हैं, डिवाइन फोर्स होता है. सो जब भी हमें शायद ये लगता है कि ये काम मैंने किया है, ये मैंने ही किया है, शायद मेरे से ही हुआ है, तो शायद वो गलत है. फॉर अ टाइमिंग वी शुड फील ग्राउंडेड, वी शुड रिमेन हम्बल एंड ग्राउंडेड, बिकॉज देर आर डिवाइन फोर्स, देर आर सोर्सेस, देर आर रिसोर्सेस जो हमें काम करने में मदद करता है. साइलेंस, pride for language, and believe in divine force. These are the between the lines from Mrs. Geeta Manek. We are thankful to Geeta Manek, and we are thankful to you for a continuous support. Keep watching Between the Lines, and do not forget to read between the lines. Thank you and stay tuned.